हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के साइंस के 5वीं चैप्टर, जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। तो इस चैप्टर में जो जो आपको मेन पॉइंट होंगे मैं उसको घेरा लगा दिया करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालनी द्वारा पृथक किया जाता है। फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। जैसा कि हमने अध्याय 3 में सीखा है कि रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओढ़ते हैं। कदाचित आपने नमकीन, दलिया अथवा पोहा खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है, तो खाने से पहले उन्हें सावधानीपूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। क्या यह सही है? ऐसा करना सरल प्रतीक होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूद की तुलना में बहुत छोटे हो तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा? कल्पना कीजिए यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है, तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचना भी असंभव है। अब बूझो क्या करें, यहाँ देख लेते हैं। परंतु पहली यह जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने की हमें आवश्यकता ही क्यों होती है? क्रियाकलाप फर्स्ट। सारणी 5.1 के कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए हैं। पृथक करने का उद्देश्य अथवा अवयव को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 तथा 3 में दिया गया है। तथापि कॉलम 2 तथा 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है। क्या आप प्रत्येक इस सारणी को आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। क्रम का उसके उद्देश्य तथा पृथक्कृत अवयव के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थ को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। पृथक किए जाने वाले पदार्थ के कणों के आमाप अथवा द्रव भिन्न हो सकते हैं। ये पदार्थ की 3 अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव और गैस में से कोई भी हो सकती है। इसीलिए हम इन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनमें गुणधर्मों में अत्यधिक भिन्नता है। अब आगे देखते हैं पृथक्करण की विधियाँ। अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियों का उपयोग आपने अपने दैनिक क्रियाकलापों में किया होगा। हस्तचयन क्रियाकलाप सेकेंड। दुकान से खरीदते समय अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को कागज़ की शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज़ पर एक ही प्रकार के अन्न कण
पाते हैं? क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्न कण तथा अन्य खाद्य कण है? अब आप अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे तथा अन्य कणों को इससे पृथक कीजिए। हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूँ, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है। ऐसी अशुद्धियाँ की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थिति में हस्तचयन द्वारा पृथक पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। अब आगे देखते हैं थ्रेसिंग। यहाँ पे देखिए ऐसे कर रहे हैं हस्तचयन विधि से थ्रेसिंग। आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों के गट्टर देखे होंगे। सूखे पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अनकण लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर लगे अनकणों की संख्या की कल्पना कीजिए। किसान अनकणों को सूखे पौधों के इतने गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं? आमों तथा अमरूदों को वृक्ष से तोड़ा जा सकता है, परंतु अनकण आम और अमरूद की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए इनको इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होगा। अनकणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है? सूखे पौधों की डंडियों से अनकणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। अब आपसे कोई पूछेंगे थ्रेसिंग किसे कहते हैं, तो आप ये पॉइंट बता सकते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीट कर अनकणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैल की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा में अनकणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग किया जाता है। अब थ्रेसिंग मशीन का ये उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? कभी कभी होता है कि ना, गाँव समय आप देखते होंगे कि बैल के जरिए भी किया जाता है, या मशीन के जरिए भी थ्रेसिंग किया जाता है, जब बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे करना हो तो। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। इधर कुछ छोटा है तो नहीं है ना, यहाँ छूटा हुआ निष्पादन। निष्पादन देखते हैं। क्रियाकलाप थर्ड देखते हैं। सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए। क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयव के कणों के आमाप समान है? क्या हस्तचयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। क्या होता है? क्या दोनों अवयव रेत एवं बुरादा एक ही स्थान पर गिरते हैं? क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर
दूर उड़कर गिरता है। क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयव को पृथक करने में सफल हुई? किसी मिश्रण के अवयव को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयव को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतया किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, चित्र भी दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं। भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी कण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशु के चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में उपयोग किया जाता है। अब चालन देखते हैं, अगला पॉइंट। कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। हमें इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियाँ को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं? इसके लिए हम चालनी का उपयोग करते हैं तथा उसमें आटा डालते हैं। आटे के छोटे कण चालनी के छिद्र द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियाँ चालनी में रह जाती हैं। प्रायः आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियाँ को हटाया जाता है। साधारणतया गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडियाँ तथा भूसा को निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं, जो दूर किया जाता है। आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत से कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। घर बनाते समय जो बालू को चालते हैं ना चलनी से, उसके बाद बोल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए चित्र भी दिया हुआ है। अब क्रियाकलाप 4 देख लेते हैं। कक्षा में एक चालनी तथा थोड़ा सा आटा घर से लाइए। चालन द्वारा आटे से अशुद्धियाँ को पृथक कीजिए। अब चाक का पाउडर बनाइए तथा उसको आटे के साथ मिलाइए। इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चाक पाउडर तथा आटा पृथक कर सकते हैं? चालन विधियों का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयव जिनकी अमापों में अंतर हो को पृथक करने में किया जाता है। ये चालन विधि कहाँ पर यूज किया जाता है? जहाँ पर मतलब कि बड़ा मतलब जो उसका कण होता है ना, कण के आवाम में छोटे बड़े हो, जो अंतर हो, अमापों में छोटे बड़े हो, तभी इस चालन विधि का उपयोग कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अवसाधन, निस्तारण तथा निषेधन। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियाँ कैसे पृथक करते हैं? प्रायः पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं, तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियाँ जैसे धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियाँ जल में चली जाती है। अब सोचिए, बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? क्यों, क्या आपने देखा है कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है?
मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अब अवसादन किसे कहते हैं तो आप यहाँ पर ये पॉइंट नोट कर सकते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उरेखने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। आइए अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिसमें अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे दो पृथक पृथक परतों में बंट जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। आइए फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? अक्सर आप चालनी का उपयोग करते हैं। आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती हैं? अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती हैं? इस प्रक्रम को निस्येदन कहते हैं। चाय जो छानते हैं ना चाय पत्ती के जरिए, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्येदन कहते हैं। अब सोचिए, तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण और निस्येदन में से कौन सी विधि अच्छी है? आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नलों के गंधला जल प्राप्त होता है। तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पंकिल हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद। आइए अब हम यह देखते हैं कि क्या पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसी अव्ययी अशुद्धियाँ दूर कर सकते हैं। अब क्रियाकलाप 5 देखते हैं। तालाब या नदी का पंकिल जल लीजिए। यदि यह न मिल सके तो एक गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला दे। इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए तथा अपने परीक्षणों को लिखिए। क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई? ऐसा क्यों हुआ? इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए। इस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उरेखिए। आप इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? क्या दूसरे गिलास का जल अब भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है? अब इसका निस्येदन कीजिए। क्या चाय वाली छन्नी ने यह कार्य किया? आइए कपड़े की सहायता से जल को निस्येदन करने का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े से बुने हुए धागों के बीच में छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं।
कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निषेधन के रूप में किया जा सकता है। यदि जल अब भी गंधला है तो अशुद्धियाँ को फिल्टर पत्र द्वारा निषेधित कर सकते हैं, जिसमें और भी छोटे छोटे छिद्र हो सकते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निषेधन होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं। 5.9 में दर्शाए गए हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर टिप में लगा दिया जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेरते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते हैं तथा फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं। साधारणतया फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनसे बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। निषेधन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी होता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कणों तथा द्रवों का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। अब वाष्पन देखते हैं। वाष्पन क्या होते हैं? क्रियाकलाप 6। एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए तथा अच्छी तरह हिलाइए। क्या आप जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? हिलाने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हैं? नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए। जल को उबलकर उड़ने दीजिए। बीकर में क्या बचता है? इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया है। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जहाँ जल होता है वाष्पन प्रक्रिया नियंत्रण होती है। जहाँ पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया नियंत्रण होती रहती है। आपके विचार से नमक कहाँ से आता है? समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्प द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय के बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं गड्ढे में पानी भर के उसको वाष्पित करके नमक बनाया जाता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है। प्रायः किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयव को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। क्रियाकलाप 7। रेत और नमक का मिश्रण लीजिए। इसे आप कैसे पृथक करेंगे? हमने पहले भी देखा है कि हस्तचयन विधि इसके पृथक्करण के लिए व्यावहारिक
नहीं होगी। इस मिश्रण को बीकर में रखिए तथा इसमें कुछ जल मिलाइए। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक और रख दीजिए। क्या आप यह देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ रहा है? इसे निस्तारण या निस्सरण द्वारा पृथक कर सकते हैं। निस्तारित द्रव में क्या है? क्या आप सोचते हैं कि इस जल में वही नमक है जो कि आरंभ में मिश्रण में था? अब इस निस्तारित द्रव में से नमक व जल को पृथक करना है। इस द्रव को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद करिए। अब कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। क्या आप केतली की टोंटी से भाप निकलती देखते हैं? यहाँ पर देख सकते हैं। एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखी हो। प्लेट को केतली की टोंटी के ऊपर पकड़िए, जैसे चित्र 5.13 में दर्शाया गया है। आप क्या देखते हैं? केतली के सारे जल को भाप में बदलने दीजिए। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। प्लेट के नीचे से बूंद-बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बना है। जब जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। अब संघनन पूछ लेंगे आपको क्या कहते हैं? जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया था उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदों को देखा है? जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली में पीछे क्या छूट जाता है? इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निस्सरण, वाष्पन तथा संघनन विधियों का प्रयोग कर सफलतापूर्वक पृथक किया है। पहली को रेत से नमक की पूर्णतः प्राप्ति की समस्या है। उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया था। फिर उसने क्रियाकलाप 7 में सुलझाई गई विधि द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उसने यह पाया कि वह तो लिए गए नमक के केवल थोड़े भाग की ही पुनः प्राप्ति कर पाई है। उससे कहाँ त्रुटि हुई होगी? आगे पढ़ते हैं। क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? अध्याय 4 में हमने पाया कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं। तब हम उन पदार्थों को जल में विलेय कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा? क्रियाकलाप 8 देखते हैं। इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास, एक चम्मच नमक तथा जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उड़ेक लिए। 1 चम्मच नमक उसमें डालकर तब तक विलोड़ित कीजिए जब तक कि यह पूरी तरह से न घुल जाए। अब फिर 1 चम्मच नमक डालिए और भली भांति विलोड़ित कीजिए। इसी प्रकार 1 चम्मच करके नमक मिलाते तथा विलोड़ित करते जाइए। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद
क्या आप यह पाते हैं कि कुछ अव्ययी नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है? यदि हाँ, तो इसका अर्थ यह है कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता है। अब यह जल संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन कहलाता है। यहाँ एक संकेत है जो यह बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ जब पहेली ने रेत में अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। अविलयी नमक रेत के साथ मिला रह गया है, जिससे पुनः प्राप्ति नहीं किया जा सकता। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकती थी। कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? आइए हम पहेली की सहायता करने का प्रयास करें। अब क्रियाकलाप 9 देखते हैं। बीकर में कुछ जल लीजिए तथा उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक कि इसमें और नमक न घुल सके। इस प्रकार हमें नमक का जल में संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। आप क्या पाते हैं? बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ? क्या अब यह घुल गया? यदि हाँ, तो क्या इस विलयन को गर्म करने पर इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है? इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठता दिखाई देता है? यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। क्या जल में विभिन्न विलेय पदार्थ की समान मात्रा घुलती है? आइए पता लगाते हैं। 2 गिलास लीजिए और प्रत्येक में आधा कप यानी आधा कप पानी भरिए। 1 गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए और तब तक विलोड़ित कीजिए जब तक कि वह घुल न जाए। 1 चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालते जाइए। नमक के चम्मचों की संख्या जो कि घोली गई है को सारणी 5.2 में लिखिए। इसमें लिख सकते हो, पर सारणी जो है इसमें लिख सकते हैं। अब इस क्रियाकलाप को चीनी से दोहराइए। अब आप इसको जल में विलेय अन्य पदार्थ से भी दोहरा सकते हैं। सारणी 5.2 में से आप क्या जानकारी प्राप्त करते हैं? क्या आपने पाया कि जल विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोलता है? हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की है। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का प्रयोग विज्ञान प्रयोगशाला में भी किया जाता है। हमने यह भी सीखा है कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ न घुल सके तो यह संतृप्त विलयन कहलाता है। अब प्रमुख शब्द देखते हैं। मंथन, संघनन, निस्तारण, वाष्पन, निषेधन, हस्तचयन, संतृप्त विलयन
अवसादन, चालन, विलयन, थ्रेसिंग, निष्पावन। अब सारांश देख लेते हैं। हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यदन मिश्रणों से उसके अवयवों के पृथक्करण की कुछ विधियां हैं। अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जा सकता है। भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। किसी मिश्रण के कणों की आमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधि द्वारा जल को पृथक किया जा सकता है। द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को निस्यदन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने के लिए किया जा सकता है। जिस विलयन में कोई पदार्थ को अधिक न घुल सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। जल विलेय पदार्थ की विभिन्न मात्राएं घोलता है। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसे अगले वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दूंगा।